नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ समकालीन लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी केसरी किरण। दोस्तों, मृदुला बिहारी जी की कथा, उपन्यास व नाटकों की 15 चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये नारी मन के आंतरिक मन को छूने और पकड़ने की विशेष क्षमता रखती हैं। इनकी रचनाएं जिंदगी के निरंतर साथी हैं। रंगमंच, रेडियो, एनएफडीसी तथा दूरदर्शन के लिए लगभग 50 नाटक, टेलीफिल्म एवं फीचर फिल्म लिखी। इनके द्वारा लिखा टीवी धारावाहिक भोर को सन 2002 में अखिल भारतीय दूरदर्शन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक के रूप में सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। ढलती शाम का समय था। संध्या के सौंदर्य पर रात के सितारे टकने लगे थे। लाल हवेली में एक 9-10 वर्ष की बच्ची थी। उसकी निगाहें अनंत आकाश की ओर थीं। नीले नीले आकाश में एक पंछी अकेला उड़ रहा था, ऊंचा, बहुत ऊंचा। उसकी निर्मल संवेदना जागृत थी, फिर भी उसे अपना जीवन अर्थहीन लगता। उस हवेली में बहुत बड़ा कुनबा रहता था, ढेरों लोग, नाते रिश्तों से भरा। लेकिन एक विचित्र कोलाज था संबंधों का यहाँ, जो हर पल बनता बिगड़ता रहता। उन सबके बीच वह खोई खोई सी रहती, मानो अभी अभी आकाश से गिरा तारा जमीन पर अपनी जगह खोज रहा हो। उसमें एक खालीपन था। उसका कोई न सखा था न बंधु। उसके भाई बहन उससे बड़े थे। मन की कोई बात वह किसी से नहीं कह पाती। हवेली से बाहर जाने की उसे इजाजत नहीं थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल। वह इतनी अकेली थी जितना आकाश में तपता सूरज, जितना रात में जागता चांद। अपने अस्तित्व की बात उसके मन से निकलकर फैलने लगती और पुनः उसी के अस्तित्व में प्रवेश कर जाती। उसकी कल्पना की दुनिया में बहुत कुछ था, लेकिन उसे किसी चीज की तलाश थी। क्या, वह खुद नहीं जानती थी। उसके अंतस में एक कोहरा था। वह अपने हर परेशान करने वाले जलजले को घर के पिछवाड़े फेंक देती, ताकि कभी दिखाई न दे। लाल हवेली की दूसरी मंजिल पर उसका हवादार कमरा था, जहां वह अपनी दीदी के संग एक पुराने डिजाइन के बड़े पलंग पर सोती थी। दोनों बहनों के सिरहाने 2 खिड़कियां थीं। उनसे लगा एक बहुत ऊंचा हर सिंगार का दरख्त था। हल्की सी हवा से उसके पत्ते हिलने लगते। उस रात घर में सभी सो रहे थे, वह अकेली जाग रही थी। रात भी कुछ अलग ढंग से उतर रही थी। आकाश तारों से भरा जा रहा था। चांद धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी चांदनी में सब कुछ प्राणवान लग रहा था। हर सिंगार के कोमल केसरिया सफेद फूल झर रहे थे। उसकी खुशबू दिमाग पर छा रही थी। वह चुपचाप फूलों का झरना देख रही थी। आकाश से अतल तक, स्वप्न से सच तक एक छाया थी। फिजा इतनी शांत, सुंदर, सपनीली कि जरा सी हरकत या हल्की सी आवाज भी इस वक्त का जादू तोड़ने के लिए काफी थी। वह वहां जा पहुंची जहां आत्मा और ब्रह्मांड की सीमाएं मिल जाती हैं। आज वह पहली बार उस पेड़ के चेहरे को पढ़ रही थी। उससे लगाव की अनुभूति होने लगी। उसके साथ एक नई रोशनी, एक नई भाषा, एक नया रिश्ता कायम होने लगा। उसने उससे चुपके से पूछा, तुम्हारे फूल केवल रात में ही क्यों झरते हैं? पेड़ ने हंसकर कहा, कल सवेरे मेरे पास आना, बताऊंगा। सुनकर उसे मजा आ गया। हवाएं थपकियां देकर उसे सुलाने लगी। सूरज की लाल किरणें अभी कुहरों से निकलकर बाहर आई भी नहीं थी कि वह जग गई। जागते ही उठकर नीचे भागी। वहां जमीन पर सफेद केसरिया फूलों की चादर बिछी थी। उन फूलों के केसरी डंठलों से सूर्य की किरणें केसरी रंग में रंग गई थीं। धरती आकाश तक वे अपनी खुशबू लुटा रहे थे। यह खुशबू उसके भीतर उम्मीद पैदा कर रही थी। वह पेड़ के करीब आ गई। उसे इस तरह उसके समीप आना बहुत स्वाभाविक लगा। उसकी हंसी आंखों से होठों पर उतर आई। प्रकाश एवं छाया आपस में मिल रहे थे। डालों पर बैठे पंछी लगातार चहक रहे थे। 2 परिंदे कच्ची जमीन पर चले जा रहे थे। ठंडी हवा बदन पर अच्छी लग रही थी।
हल्की सी फुरहरी महसूस हुई। सुबह की उजास में यह हिस्सा बड़ा मनोहरी लग रहा था। वह सृष्टि के करीब पहुंच गई थी। कोई जल तरंग मन को तृप्त कर रही थी। वह पेड़ के और करीब आ गई। उस पर अपनी मुस्कुराहट के मोती पिरोने लगी। उसने अपना वही प्रश्न दोहराया, बोलो ना, तुम्हारे फूल रात में ही क्यों झरते हैं? तुम्हारे लिए, पेड़ ने हंसकर जवाब दिया। मेरे लिए? उसे हैरानी हुई। हाँ, तुम्हारे लिए। दिन में तुम स्कूल में रहती हो, फिर फूलों का झरना कैसे देखोगी? एक मधुर सिहरन बच्ची के तन मन को हिलोर गई। जो भी दो चार फूल पेड़ पर बचे रह गए थे, गिरकर उसके बालों में उलझ गए। पेड़ को चुहलबाजी सूझी। उसने पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने भी बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ करूंगी। फिर क्या था, लगे दोनों बतियाने, हंसने और मुस्कुराने। बात घर आंगन की होते होते चांद तारों तक पहुंच गई। पेड़ ने उसे दिलासा भी दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए उसे अफसोस करना चाहिए। अनजान भावनाओं से भर उठी वह। कूदती फांदती वह अपने कमरे में आई। वहां धूप चमक रही थी और दीदी रेडियो संग गुनगुना रही थी, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। उस दिन जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हर दिन सुप्रभात और हर दिन शुभ रात्रि। पेड़ के चारों तरफ चौड़ी सी खुली जमीन थी। एक तरफ लाल हवेली और दूसरी तरफ घर की ऊंची चार दीवारी, जिन पर जंगली लतर चढ़ी हुई थी। दुनिया भर के परिंदे यहां खींचे चले आते। लाल चोंच वाला सुग्गा पड़ोस से चुराए अमरूद लाकर यहीं बैठकर खाता। यहां झिंगुर दिन भर चुप रहते, रात को जोरों से झंझनाने लगते। इधर से ही सब्जी वाली, दही वाली, चूड़ी वाली घर में जाती। यहां शाम धीरे धीरे होती और शिवाला की घंटी भी धीमी सुनाई देती। पेड़ के साथ बच्ची की घनिष्ठता पास आने लगी। इस दोस्ती में बस खेल था, कोई खिलौना नहीं। पेड़ ने उसकी दोस्ती औरों से भी करा दी, उन लतरों से जो चितकबरी दीवार पर बढ़ती जा रही थी। उनमें कुछ अंकुर फूटते, बढ़ते, पीछे से दूसरे अंकुर फूटते। वह कौतुक से देखती, कैसे एक कच्ची टहनी दूसरी को ठेलकर आगे निकल जाती। वहीं एक छिपकली टहलती रहती। दो दो गिलहरियां एक दूसरे के पीछे फुदकती भाग। जमीन पर चींटियों का काफिला चलता। उनको किसी के प्रति भोज का निमंत्रण मिला था। यहाँ हवा स्वप्न बांधकर उड़ती और समय अनंत से जा मिलता। एक बार बिल्ली अपने चार बच्चों को वहां पेड़ के भरोसे छोड़ गई। पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियों का बसेरा था। वे सब उससे अपना सुख दुख कहते। वह भी उनकी एक एक भंगिमा पहचानने लगी थी। अब उसकी एक निजी जिंदगी थी। एक नया विश्वास उसके अंदर पलने लगा। उसका मन भरा भरा रहने लगा। वह मुक्त थी, अकेली खुश थी। पेड़ उसके लिए ओस पर पड़ी किरणों के सातों रंग सहेज कर रखता। घास और कंकड़ उसके पांव में गुदगुदी करते। लेकिन यह गुपचुप दोस्ती गोपनीय थी, किसी को इसकी खबर न थी। पेड़ और बच्ची ने मिलकर अपनी एक भाषा रच ली थी, ऐसी जो किताबों में नहीं थी। वह फूलों की गंध में थी, सूर्य की किरणों में थी, चांदनी डाली एवं पत्तियों में थी, तने और जड़ में थी। इनके संवाद सुने भी जाते और देखे भी जाते। दूसरे इनका अनुभव नहीं करते, इसलिए नहीं समझ सकेंगे इनका अर्थ और अभिप्राय। अपनी दोस्ती को छिपाए रखा, लेकिन दीदी उसके खुलते आयाम को देख रही थी। एक शाम क्षितिज अपने पिटारे में सुनहरी किरणें समेटने में लगा था। उन किरणों में पत्तियां झिलमिला रही थीं। सफेद बगुले अनजानी दिशा में उड़े जा रहे थे। हवा सरसराती हुई चल रही थी। उसके बाल उड़ उड़कर आंखों के सामने लहरा रहे थे। उसके पिता बाहर नौकरी पर रहते थे। इन दिनों वे घर आए हुए थे। उसे पेड़ के पास खड़ी देख उसके बालों को दोनों कानों के पीछे करते हुए बोले, यहाँ क्या कर रही है मीनू? मीनू मौन, जवाब में हंस दी। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, यह पेड़ मुझे बहुत प्रिय है। इसे तेरी दादी ने रोपा था। बड़े जतन से इसे अपने बच्चे की तरह पाला। उनके साथ मैंने कितनी बार लोटा लोटा पानी इसमें डाला है। पिता की इस बात पर बस
उसने अपने पिता की आंखों में देखा और हंस दी। उसकी हंसी वातावरण में तैरने लगी, तैरते तैरते आसमान तक जा पहुंची। रात को झरने वाली कलियां भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। सब उमंग और तरंग में थे। चंचल हिरन की तरह कुलाचे भरती भीतर भाग गई। अपने चारों ओर मस्ती का वलय लिए वह कभी इस ओसारे तो कभी उस ओसारे तो कभी छत पर। नीले आकाश को देखा, वहां काले काले बादल घिरने लगे थे। वह भागी नीचे अपने हरसिंगार के पास। बादलों की धड़धड़ के साथ झमाझम पानी बरसने लगा। दोनों खड़े बारिश में भीगते रहे। पानी छह छह कर रहा था, हवा साए साए कर रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। भीगे परिंदे दरख्त से उड़ उड़कर हवेली की ओट में बैठ रहे थे। कड़क कर बिजली चमकी, उसे खोजती हुई माँ आ गई। वहां कीचड़ इतना हो गया कि वह संभल कर आई और पकड़कर ऊपर कमरे में ले गई। नरमाई से डांटा, इस तरह पानी में नहीं भीगते। लेकिन उस दिन माँ की आंखों में वह बहुत कुछ देख रही थी। दूसरे दिन चटक धूप निकली। धीरे धीरे उस धूप की गर्मी बढ़ने लगी। जितना उल्लास उसमें था, उसी अनुपात में उतनी ही रुखाई घर के दूसरे लोगों में थी। सबका चेहरा हर तरह की भावुकता से अलग था। बाहर से शांत दिखने वाली लाल हवेली में अशांति बढ़ती जा रही थी। सब तनाव में रहते। वह लगाव चाहती थी, पर बड़े चाचा के चेहरे पर भी सन्नाटा था। एक शब्द जो बार बार सुनाई दे रहा था, वह था बंटवारा। उसके भीतर भय की लहर दौड़ जाती। उसका पेड़ इस घर के हालात भली भांति जानता था। वह भी गुमसुम हो गया। बच्चों में कट्टी होती है, फिर मेल भी हो जाता है। बादल अपनी डरावनी शक्ल दिखाकर गरजता है। हवाएं भी आंधी तूफान का रूप धर लेती हैं। दिन में अंधेरा हो जाता है, मगर उसके बाद एक झटके में सब छूमंतर। मगर लाल हवेली का तूफान तो आकर जम गया। वहां तो तूफान से जूझने की तैयारी हो रही है। फिल्म की तरह सब कुछ बदलता जा रहा है प्रतिक्षण। उसका कलेजा रह रहकर केले के पत्ते सा कांप उठता। नामालूम बिंदुओं से शुरू हुई लड़ाइयां कब महायुद्ध बन जाती हैं और कब वे शक्तियां बनकर आमने सामने डट जाते हैं, न वह समझ सकी, न दीदी, न चारों बड़े भाई। वे सिवाय सब्र के और कुछ नहीं कर सकते। मझले भैया ने उसे बताया, मीनू, हमारा बंटवारा हो रहा है। हम लाल हवेली छोड़कर सामने वाली पीली हवेली में रहेंगे। बड़े भैया की चुप्पी कह रही थी कि अब तो जाना ही पड़ेगा। वह कमरों में घबराई सी घूमने लगी। चारों तरफ घबराहट और बिखराव की परछाइयां मंडरा रही थीं। बच्ची की सारी सोच, सारी फिक्र, सारी परेशानी इस बात पर सिमट आई थी कि वह अपने हर सिंगार के पेड़ को कैसे छोड़ेगी। रात भी किन कर्तव्य विमूढ़ सी चुप थी। पेड़ पर तो जैसे समाधि का भाव आ गया था। उसे लगा कि अब यह छूटेगा छूटेगा। लेकिन इन उलझनों के बीच भी माँ उसे प्यार से खिला देती। खिलाते समय उनके चेहरे पर एक सरल मुस्कान होती। शायद वह झेलने का हुनर जानती थी। इस तूफान ने सारी चीजें तितर बितर कर दी। पीली हवेली जाने का दिन आ गया। सबके चेहरे उतरे हुए थे। सुबह से रोते रोते उसकी सिसकियां उतार पर थीं। आंसू की एक एक परत उसके चेहरे पर जमी हुई थी। बूढ़ी बगेसरी आई ने धीमी निश्वास छोड़ते हुए कहा, विधि का विधान। सूनी सूनी आंखों में वह अपने पेड़ को देख रही थी। वह भी घायल था। उसकी आंखों में भी आंसू भरे थे। डाल पर बैठी चिड़िया उन्हें निर्विकार भाव से देख रही थी, जैसे जो हुआ वह तो होना ही था। अपने उमड़ते आंसुओं को बच्ची ने जबरदस्ती रोक लिया, पर जरा सा आगे बढ़ते ही आंसू गालों पर ढुलक आए। उसने छिपकर आंसू पोंछ लिए। वे पीली हवेली चले आए। फासला केवल बीच में एक सड़क का था। दूरियां लंबी थीं। कितनी देर तक उसे लगता रहा कि उसका दोस्त आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा है। उसके बगैर सूना लग रहा था। कल से आज कितना भिन्न हो गया। कोई भी वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वह कल्पना में प्रतीत होती है। सबका मन रह रहकर उचाट हो जाता। इस ठोकर से घर में एक संभली हुई भाषा आ गई। यहाँ दोनों बहनों का कमरा प्रथम तल पर था। खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी, यानी चांद, सूरज, हवा, रोशनी बंद, जीवन सीमित हो गया।
निछवाड़े नींबू और चांदनी के झाड़ थे। पीछे का दरवाजा खुलता तो वे अंदर झांक लेते। वह पास जाती तो उसे देखते, फिर इत्मीनान से इधर उधर अपना रुख कर लेते। इधर धूप आसमान से सीधा बदन पर उतर आती। पुरवैया भी भूले भटके आती। उसकी आंखें जो शरारत से चमकती रहती थीं, अब संजीदा हो गईं। मझले भाई उसे हंसाने की कोशिश करते, पर उसकी हंसी कहीं खो गई थी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मीनू इतनी चुप क्यों है? उसने आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्का सा कंपन हुआ, फिर वैसा ही कोमल और स्वाभाविक हो गया। सबके लिए इस अलगाव से निकलना मुश्किल था। सुबह उठी तो दीदी छत पर ले गईं। आकाश में रंगारंग बादल तैर रहे थे। अरे यह क्या? यहां से हर सिंगार का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह सूरज की चमकदार किरणों से नहा रहा था। वह खुशी से उछलने लगी। अब तो सुबह शाम जब मौका मिले एक चक्कर छत का लगा लेती। पेड़ की फुनगियां भी उसे देखते ही बिना हवा के भी लहरा जाती। एक आध बार तो वह सबसे छिपकर लाल हवेली भाग गई। उसे देखते ही पेड़ उसके दिल का हाल जान जाता। पत्ते सरसराने लगते, कौआ कांव कांव करने लगता। वह पेड़ छूकर भाग आती। पकड़े जाने का डर था। उन दिनों बच्चों का एक खेल हुआ करता था, आती पाती। इस खेल में 8-10 बच्चे 2 दलों में बंट जाते। एक दल दूसरे से पूछता, आती पाती किसकी पाती? दूसरा कहता, नीम की पाती। अब पहला दल नीम के पेड़ से पत्ते तोड़कर लाता। दूसरे दल के एक एक सदस्य को वह नीम का पत्ता पकड़ाता। उस दिन उसके भाइयों ने यह खेल शुरू किया। उसका भी जी चाहा कि खेले, लेकिन यह खेल खेलने की अनुमति उसे नहीं थी। उस दिन भाइयों को उस पर रहम आ गया और उसे अपने खेल में शामिल कर लिया। खेल के नियमानुसार सामने वाले दल से उसके दल ने पूछा, आती पाती किसकी पाती? दूसरे दल ने कहा, हर सिंगार की पाती। भाई संग वह भी भागी लाल हवेली। आज वहां जाने की वजह थी। भाई तो पत्ता तोड़कर भाग निकले, वह वहीं जम गई। पेड़ ने डबडबाई आंखों से उसे गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद मिले थे। एक निशब्दता उनके बीच तैर रही थी। धीमी चुप्पी की कोमलता बदन को छू रही थी। घायल आत्माओं को चैन मिल रहा था। पत्ते पर ठहरी ओस की 2 कुनकुनी बूंदें उस पर आ गिरी। पेड़ उसके चेहरे पर उमड़ते भावों को पढ़ रहा था। एक करुण मुस्कान बच्ची के चेहरे को आर्द्र कर रही थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, पेड़ ने आशीष देते हुए कहा। सूर्य अस्त हो रहा था। स्वयं को जतन से संभाले वह सोचने लगी कि यहां रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए। इस समय वहां चाची आ गईं। उनके मन का सारा कड़वा कसैलापन उनकी आंखों में उतर आया। दुनिया घूमते घूमते रुक गई। उसके कान लाल हो गए। कनपटियों पर दबाव पड़ने लगा। वह अदब से खड़ी हो गई, नजरें नीची कर ली। वह हटे तो बुद्धि काम करे। पेड़ मौन साधक की तरह खड़ा रहा। वह लौटने लगी। उसके कदम बढ़ने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। हद हो गई, लोग बच्चों से जासूसी करवाते हैं। बात तीर बनकर खच्च से उसके सीने में जा लगी। वहां 2-3 लोग खड़े थे। उनकी भावहीन आंखें उसका पीछा कर रही थीं। अपना ही चला रास्ता पैरों में उलझ रहा था। वह रोने रोने को हो आई, पर रोई नहीं। खबर पीली हवेली पहुंच गई। मां ने कठोर होकर कहा, वहां जाने के लिए मना किया था ना? चारों भाइयों ने उसे 4 तरह से समझाया कि वहां नहीं जाते। रात सोने गई तो आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। दीदी हर सिंगार से उसके लगाव का राज जानती थी। उसने कहा, तुमको हर सिंगार की याद आती है? मैं पूरी लाल हवेली को भुलाने की कोशिश में हूं। वह ओसारा जहां दीदी धूप सेकती थी, वह आंगन जहां पापड़ बड़ियां सुखाती थी, हमारा कमरा जो खुशबुओं से भरा रहता था। वहां की बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी मुझे अच्छी लगती हैं मीनू। उनकी आंखों के आगे कितनी परछाइयां सिमट आईं। वे लाल हवेली के कोने कोने में भटक रही थीं। उनके चेहरे पर वेदना थी, लेकिन उसे धैर्य से काम लेने की सलाह दे रही थी।
उसे राहत महसूस नहीं हो रही थी। दिल दिमाग में हर श्रृंगार झकझोर रहा था। अपराध बोध की कसक से कहीं ज्यादा यह कांटा चुभ रहा था कि अब वह कभी अपने हर श्रृंगार के पास नहीं जा सकेगी। दीदी ने रेडियो बजाना बंद कर दिया था। पीली हवेली किसी को रास नहीं आ रही थी। एक दिन पिता आए और पूरे परिवार को अपनी नौकरी पर ले गए। नई जगह, नई बातें, नए अनुभव। द्रुतगामी समय का प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन छुट्टियां अब भी उसी शहर में बिताई जाती। वहां पहुंचते मीनू भागती छत पर। हर श्रृंगार उसे देखते ही लहराने लगता, बिना हवा के झूमने लगता। बेमौसम फूल भी खिला देता और वहीं से दुआ सलाम भेजता। उसका दोस्त वैसा ही था, उनकी दोस्ती वैसी ही थी। पिता का तबादला एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे होता रहा। एक एक दिन करके समय सरका जा रहा था। अबोध मीनू दुनिया के कायदे कानून सीख रही थी। पुराना सब कुछ उसकी जिंदगी से दूर जा रहा था। जैसे पलके खुलते नींद जाती है, पलके बंद होने पर जागने का एहसास जाता है। जैसे तीली जलते अंधेरा जाता है, तीली बुझते रोशनी जाती है। चुपचाप जिंदगी नित्य नए अध्याय के पन्ने खोल रही थी। एक अध्याय समाप्त होने के पहले दूसरे अध्याय की शुरुआत हो जाती। लेकिन जब भी वह अपने शहर लौटती, अपने दोस्त से जरूर मिलती। उसे देखते वह आश्चर्य मिश्रित उल्लास से भर जाता। ऐसे स्नेह का अनुभव उसे और कहीं नहीं होता। वह लौट जाती। वह उसी तरह सूर्य को अर्घ्य देता हुआ सा खड़ा रहता। उस गुलशन का कारोबार भी उसी तरह चलता रहता। काल चक्र घूमता रहा। मीनू बच्ची से किशोर हुई, किशोर से सयानी। उसकी शादी हो गई और वह बाल बच्चों वाली भी हो गई। पति और बच्चों के साथ शिविर दर शिविर भटकते हुए देश के कितने कोनों का भूगोल पढ़ा। जहां जाती वहां हर श्रृंगार का एक पौधा रोपना नहीं भूलती। यह पेड़ पनपने में, बढ़ने में समय लेता है। शिशु पौधे के कुछ ऊंचे होते ही उसे शहर छोड़ना पड़ता। रोशनी और अंधेरे के बीच फरेब खाती जिंदगी बहुत दूर निकल गई। आज भी नीले आकाश के साथ, कभी ठंडी हवा के साथ या कभी किसी चोट के साथ हर श्रृंगार उससे आ जुड़ता। अनंत प्रवाह में समय अपनी लय पर चलता रहा। कितना समय बीत गया, बल्कि समय क्या बीता, वह स्वयं बीत गई। बच्चों के बच्चे हो गए, वह नानी दादी हो गई। खोया भी कुछ कम नहीं। हमेशा साथ निभाने वाला जीवन साथी साथ छोड़ गया। उसके दिल का हर राज जानने वाली दीदी भी दुनिया में नहीं रही। यह जीवन सुंदर भी है और कठोर भी। यहाँ न हंसने का एतबार, न रोने का एतबार। पीली हवेली बिक गई। अलग अलग शहरों में भाइयों का ठौर ठिकाना हो गया। बस छोटे भैया का ठांव उसी शहर में था। गुजरा वक्त आज उसे आवाज देकर पुकार रहा था। बाकी ख्यालों पर कई तरह की धुन जम गई थी, लेकिन हर श्रृंगार पर नहीं। वहां ढेरों स्मृतियां सजीव हैं। कुछ बातें जीवन के किन्हीं अनजान क्षणों में घटित हो जाती हैं। हर श्रृंगार से उसके संबंध तर्क भले ही न समझे, लेकिन हर विश्वास समझेगा। वे झरते फूल, वह खुशबू, वे लतरें, वे चिड़ियां, वे किरणें, जर्रा जर्रा कंठस्थ है उसे। एक छोटे से कालखंड का माफीन सुख, अपने में संतुष्ट पूर्ण वे यादें लौटती हैं। वे तमाम घड़ियां पुरअसर आवाज की तरह उससे लिपट जाती हैं। उसका चेहरा एक उदार मुस्कान के साथ खिल जाता है। कभी न लौटने वाला समय जा रहा था। उसे लगा उसे अपने शहर जाना होगा। वह जाएगी, वहां कुछ दिन रहेगी। जब तक रहेगी, रोज अपने हर श्रृंगार से मिलने लाल हवेली जाएगी। अब कोई क्या कहेगा और वह क्यों सुनेगी। स्मृति एवं स्वप्न एक ही डोर में बंध गए। वह जाएगी, इस स्वीकृति ने उसके अंदर को भर दिया। मन हिलोरे लेने लगा। तुरंत भाई को अपने आने की सूचना दी। सुनकर वे खुश हो गए। मीलों की दूरियां तय कर आखिर वह अपनी दुनिया में पहुंच गई। भाई के चेहरे पर आत्मीयता का भाव ठहर गया। भाभी ने हाथ पकड़कर मीठी नजरों से देखा। मौसम खुशगवार था। बारिश के कारण हवा में नमी धुली हुई थी। स्टेशन से घर जाते हुए वह अपना पुराना शहर देख रही थी। अजीब से शहरीपन से आक्रांत था। पुरानी शिनाख्त कहीं नजर नहीं आ रही थी। भाई उसे बता रहे थे, मॉल और मल्टीप्लेक्स इस शहर का नया चेहरा है।
लोग भी यही चाहते हैं। ये अंधाधुंध फायदे दे रहे हैं। घर आ पहुंचा था। नए इलाके में बेहद खूबसूरत घर। भाई भाभी ने एक एक ईंट, एक एक टाइल अपनी इच्छा अनुसार लगाई थी। उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ विदेशों में थे। बहन की आवभगत की बहुत तैयारी थी यहाँ। हफ्ते भर का सैर सपाटा, प्रतिदिन नए पकवानों की फहरिस्त और भी बहुत कुछ। रात देर तक बैठे बातें करते रहे। बहुत कम लोग बचे हैं जो उसे उस रूप में पहचानते हैं। जो पहचानते भी हैं उनके बीच समय की मोटी दीवार है। उसने एक दो लोगों के बारे में पूछा तो भाई ने कहा, अब वे नहीं रहे। सुनकर दुख हुआ। प्रिय जिसे याद करता है वह मृत नहीं होता मीनू, लेकिन यह सच है कि हर संयोग का अंत वियोग है। मैंने यही जाना है कि मिले हुए पलों को जी लेना महत्वपूर्ण है, शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हम रहें या न रहें, फूल तो फिर भी खिलेंगे, चांद सूरज भी निकलेंगे, यह दुनिया चलती रहेगी। उन्होंने कुछ ऐसे निर्गुण स्वर में कहा कि वहां एक अटपटी खामोशी छा गई। वातावरण गंभीर होता देख भाभी ने गजल चला दी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये इनकी फेवरेट गजल है मीनू, जैसे इनकी रूह को छूती है यह, भाभी ने कहा। भाई मुस्कुराए। इस मुस्कान में उनका बचपन छलक आया। उनका बचपन अपने उसी रूप में वहां अटखेलियां करने लगा। दूसरे दिन वे काली बाड़ी, दुर्गा पूजा मंदिर, महिला चरखा मंदिर गए। साथ ही मेन रोड और फिराया लाल भी घूम आए। लौटे तो थकान और गर्मी महसूस हुई। उसने पंखा चला दिया। भाभी ने कहा, कल फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद किसी होटल में खाना खाएंगे। ठीक है भाभी, पर उससे पहले लाल हवेली जाना है। लाल हवेली? वह बिक गया मीनू, वहां भी शॉपिंग मॉल बन रहा है, भाई ने बताया। वह चौकी। और वह हरसिंगार का पेड़? जाहिर है उसके साथ वह भी बिक गया। सुना है उसी तरफ पार्किंग बनाई गई है, शायद काट दिया हो उसे। भला ऐसे ऊंचे फैले पेड़ को कोई कैसे काट सकता है? वह तड़प कर बोली। हो सकता है न भी काटा हो, पेड़ को छोड़ दिया हो। आजकल पर्यावरण को लेकर यहां भी लोग जागरूक हो गए हैं। इन दिनों मैं उस तरफ गया नहीं। फोन की घंटी बजी। भाई दूसरे कमरे में चले गए। वह बुद्ध बनी बैठी रही। कैसा दारुण क्षण था। खुली हवा में सांस लेने को वह कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। बरामदे से भी बाहर खुली जमीन पर आ गई। अचानक बादल ने कड़क कर अगले पल होने वाली बारिश का ऐलान किया। रात होते होते गंभीर गर्जन तर्जन शुरू हो गया। मौसम बरसात का नहीं था, पर प्रकृति भी सदा एक ही नियम से नहीं चलती, रूप बदलती है। बीच रात में उसकी नींद खुल गई। न उठकर चैन मिल रहा था, न बैठकर। अतीत उससे समेटा नहीं जा रहा था। वे उसकी अनुभूति के अमर अंश थे। बाहर पानी बरसे जा रहा था। कांच की खिड़कियों से पानी की लकीरें गिर रही थीं। वे दृश्य हूबहू आंखों के सामने आ रहे थे। हर सिंगार का पेड़, फूल, फूलों से लदी हवा, हरियाली, लता गुल्म, ओस बिंदु, गिलहरी, तोते और पंख पखेरु, और वह केसरी किरण। वे ब्रह्मा एवं प्रकृति के योग हैं। अमरता के पार का अमृतत्व। तुम हो हर सिंगार। तुम होगे सैकड़ों सैकड़ों बरस तक, तुम होगे, तुम सत्य, अटल, अविनाशी। सुबह उगाई। घर में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। बरसात थम गई थी। आसमान साफ था, मानो रात में बरसा ही ना हो। हवा ऐसे बह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी रंगत बदल गई थी। उसके पुलक पर विराम लग गया था। नाश्ते के बाद भाई ने भाभी को आवाज देकर कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लाल हवेली जाएंगे। चलो उठो मीनू। कुछ क्षणों के लिए उसको महसूस हुआ कि उसका दिमाग खाली है और उसे पता नहीं कि वह क्या कहना चाहती है। छोड़िए, लाल हवेली नहीं जाते, हम कहीं और चलते हैं। क्यों? चलना। मन के रहस्य को समझाना मुश्किल था, फिर भी कहा, आज हम टैगोर हिल चलेंगे। बचपन में वहां खूब जाया करते थे। भाभी आ गईं। उन्होंने भी अनुमोदन में कहा, हाँ हाँ वहीं चलते हैं। दोनों जाने की तैयारी में लग गए। वह विचार शून्यता में खो गई। अभी आप सुन रहे थे
वरिष्ठ लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी केसरी किरण। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।